Hello student, I am Mrityunjay sir and today we will discuss very important topic electronic configuration। सबसे पहले बाबू एक चीज़ देख लो, क्या दिखाना चाह रहे हैं हम कि कोई भी एटम जो होता है उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P एंड नॉट इज इक्वल टू N। अब सर इसका मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ये हुआ कि एटम कंसिस्ट करता है 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों से मिलकर एटम बना होता है। और जो एटम जो होता है ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ई मैंने दिया है, इस पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे नो, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर? जेड क्या होता है? जेड होता है एटॉमिक नंबर, आप याद रखोगे। मैंने आपको क्या बताया? Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P एंड नॉट इज इक्वल टू N। इट मीन्स यदि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर यदि 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11। अगर Na ले रहे हैं, Na का एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर कितना होता है? 23। तो इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे Na के लिए, तो Na के लिए अगर 11 इसका एटॉमिक नंबर, मतलब Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P एंड नॉट इज इक्वल टू N। इट मीन्स इसका 11 होगा Z, मीन्स 11 इसका होगा आपका एटॉमिक नंबर, 11 होगा इलेक्ट्रॉन और 11 होगा प्रोटॉन। लेकिन 11 न्यूट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा? 12 होगा। सर 12 क्यों होगा? तो एक बात यहाँ पे आप याद रखोगे, और पहले इससे पहले एक बात समझ लो, इलेक्ट्रॉन 11 मतलब 11 माइनस चार्ज और 11 प्लस चार्ज। तो प्लस भी 11 है और माइनस भी 11 है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और सोडियम पे अगर हम लोग चार्ज की बात करेंगे तो सोडियम पे चार्ज क्या आएगा? 0, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। मतलब एटम हमेशा क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम में रहता कहाँ है? तो इसको हम लोग सेंटर जो देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? लोकेट करता है। ये रिमूव नहीं करता है, यहीं पे हमेशा पड़ा हुआ रहेगा है। डेंस एरिया होगा ये, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा? एक सर्कुलर पाथ होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेल। लिखा भी हुआ है। तो सर्कुलर पाथ में इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अगर ये फर्स्ट देखो तो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इट मीन्स ये के सेल है। सेकेंड अगर सर्कुलर पाथ है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एल सेल लिखेंगे। थर्ड सर्कुलर पाथ है उसके लिए एम सेल लिखेंगे, और फोर्थ सर्कुलर पाथ है उसके लिए हम लोग एन सेल लिखेंगे। करेक्ट है? अब इसका जो हम लोग कैपेसिटी निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? 2n² से। इट मीन्स फर्स्ट सेल के लिए वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। मतलब के सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होल्ड करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेंगे। मतलब एक यहाँ पे कर लो और एक यहाँ पे। एल सेल की बात करेंगे तो 2 × एल सेल की अगर बात करेंगे तो 2n² है, मतलब 2 × 2 का स्क्वायर। इट मीन्स 2 × 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। मतलब सेकेंड सेल में, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 से लेस होल्ड कर सकता है लेकिन लार्ज होल्ड नहीं करेगा। तीसरा है एम सेल। एम सेल की अगर बात करें हम तो एम सेल मतलब थर्ड सेल, तो इसका अगर 2 × n² लेते हैं, इट मीन्स 2 × 3 का स्क्वायर। इट मीन्स 2 × 9 इज इक्वल टू 9 × 2 = 18। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन किस सेल में होल्ड करेगा? ये करेगा थर्ड सेल में। उसी तरीके से थर्ड सेल मेरा कौन है? एम सेल। इट मीन्स एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा? 3 × 9 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ सेल है तो फिर 2n² लिखेंगे, तो 2 × 4 का स्क्वायर। इट मीन्स 2 × 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 32। इट मीन्स मेरा फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा? एन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा? 32। तो इसीलिए जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में Na यदि 11 है तो 11 है, इसका मीनिंग ये है
कि Na में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 11 नहीं बल्कि 12 क्या है, न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि 33 उसका मास होता है इसीलिए। तो अब आप याद रखोगे कि 11 यदि प्रोटॉन है तो वो कहाँ रहेगा, वो तो न्यूक्लियस में रह गया 11। 2 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11, 11 कहाँ है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स, अब इससे फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल यहाँ हुआ, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर गया, एक यहाँ होल्ड किया और एक यहाँ होल्ड किया, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 एक 8 यहाँ होल्ड कर गया, और थर्ड सेल में कितना, 1 होल्ड किया। तो इसीलिए अगर हम लोग Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो क्या आएगा, Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग देखेंगे तो आएगा मेरा Na इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 8 एंड 1। इट मीन्स फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, के सेल में, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं सेल में। तो आइए ज़रा सा इसको एक और इमेज से देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हो कि फर्स्ट सेल है, H इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना, 1। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा देखोगे हीलियम है तो 2, ओनली कितने इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। थर्ड लिथियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में और सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूक्लियस है, फर्स्ट सर्कल जो है सो। और थर्ड एल सेल में के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और एल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से देखोगे बेरिलियम के लिए, तो यहाँ पर सारे का आप देख सकते हो, ज़रा सा गौर से देख लो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से अगर तुमको कोई आर्गन का पूछ रहा हो तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा हो तो रिप्रेजेंटेशन तो ये होगा, लेकिन लिखेंगे कैसे, 288 देख सकते हो। इसके आप फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 2 2 4 2 6 और 2 8 और थर्ड सेल में 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुमको क्लोरीन का कोई बोल दे लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे, तो क्लोरीन के लिए लिखोगे 287। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किस मेथड से, सेल मेथड, मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो फर्स्ट सेल 2, सेकेंड 2 2 4 2 6 और 2 8 और थर्ड सेल 2 2 4 2 6 और 1 7। अगर आपसे कोई बोल दे कि बाबू तुम जो है सो फ्लोरीन का लिख के दिखाओ, F कितना है 9, तो क्या लिखोगे 2 and 7 7 to 9। अब कहोगे क्यों सर, तो क्योंकि 2 के सेल में होल्ड किया है और एल सेल में 7। तो देख सकते हो 2 फर्स्ट सेल में है, 2 2 4 2 6 और 7 कितने सेल में, थर्ड सेल में। तो ये सारा का सारा आप पॉज बटन करके अब मैग्नीशियम का देख लो। मैग्नीशियम क्या करोगे 2 8 and 2 और सोडियम का 281, एल्यूमिनियम का 283। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इट मीन्स अब कहोगे सर आपने तो बताया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, तो न्यूट्रॉन का क्या सीन है, तो न्यूट्रॉन का सीन बाबू ये है कि न्यूट्रॉन अगर लोगे तो A माइनस क्या करना पड़ेगा, P। ए कहने का मतलब क्या, ए कहने का मतलब एटॉमिक मास कह सकते हो, मास नंबर कह सकते हो। तो न्यूट्रॉन यदि फाइंड करना हो तुमको तो A एंड P, जैसे सोडियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 23, तो N निकालोगे तो N निकालेंगे कितना, 23 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। यही तुम्हारा क्या हो गया, मास नंबर। जरा सा इसको फिर से एक बार क्लियर कर लो कि Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P एंड नॉट इज इक्वल टू N। मतलब जितना एटॉमिक नंबर हो उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा, लेकिन न्यूट्रॉन से नहीं होगा। तो न्यूट्रॉन होगा कितना, तो न्यूट्रॉन का जो नंबर आएगा वो आएगा N इज इक्वल टू A माइनस P। मतलब मास नंबर से हम लोग क्या कर देंगे, प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। करेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे आप अब इसके बाद आप सेल के बारे में समझ गए हो तो सब सेल देखो। अब आप सब सेल देखोगे तो सब सेल में यदि के का 2 कैपेसिटी है, एल का 8 कैपेसिटी है, एम का 18 है और एन का क्या है 32। तो फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है जिसको हम लोग एस सब सेल कहते हैं। तो 1s आएगा क्योंकि 1 का ही सब सेल है और इसका नेम क्या रखा है मैंने, एस, तो इसीलिए 1s लिखता है। तो इसके पास के पास यदि कैपेसिटी 2 है तो एस के पास भी कैपेसिटी कितना होगा, 2 होगा। एल के पास कैपेसिटी यदि 8 है तो इसके पास 2 सब सेल है, एक एस है और एक पी है। तो एस का कैपेसिटी पहले से 2 हो चुका है तो इसका 2 ही रहेगा, लेकिन पी का कैपेसिटी कितना आएगा, 6 आएगा। तीसरा होता है एम सब सेल। एम सब सेल मतलब 18 है इसका कैपेसिटी, तो इसके पास एस, पी और डी 3 सब सेल होंगे, लेकिन इन सब सेल का नेम क्या होगा, 3s।
3p एंड 3d। तो 3s के पास तो 2 पहले से अकोमोडेट है, 3p के पास 6 और 3d के पास कितना है 10 है। उससे 4 अगर n के पास चलेंगे, n सबसेल 32 इसके पास है इलेक्ट्रॉन, और इसके पास सबसेल कितना है 4 सबसेल है, मतलब S P D एंड F 2 6 10 और 14। पहले से 2 6 10 कंप्लीट हो जाए, F के पास कितना आ गया 14 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, मतलब ये सबसेल का। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर समरी में, तो K के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L के पास 8 इलेक्ट्रॉन, M के पास 18 और N के पास 32। S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास जो एनर्जी सेल बनेगा वो एनर्जी सेल एक होगा, और एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हुंड रूल में काम आएगा। आगे आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। टोटल मैं आपको 3 मेथड से बताऊंगा। पहला सेल मेथड, दूसरा सब सेल मेथड और तीसरा हुंड मेथड। तो हुंड मेथड में क्या होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए S के पास 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, P के पास 6, D के पास 10 और F के पास 14। तो S अगर 2 है तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, P के पास 6 है तो 3 पहले अपवर्ड डायरेक्शन में फिर 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। D के पास यदि 10 है तो 5 पहले अपवर्ड डायरेक्शन में और 5 फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। F के पास यदि 14 है तो 7 पहले अपवर्ड डायरेक्शन में फिर 7 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ और क्लियर करता हूँ सबसेल और सेल। शेल जिसे ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, ये वो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक एटम है जिसमें सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट शेल है इसे के शेल कहा जाता है, सेकंड शेल को एल शेल कहा जाता है, थर्ड शेल को एम, फोर्थ शेल को एन शेल एंड सो ऑन। की शेल जो कि फर्स्ट शेल होता है और न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, यही वजह है कि फर्स्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे कम होती है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे जैसे हम सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की तरफ बढ़ते जाएंगे, मींस न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और उनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो के शेल यानी फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, सेकंड शेल यानी एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, थर्ड शेल यानी एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फोर्थ शेल यानी एन शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 होते हैं एंड सो ऑन। किसी भी शेल में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है 2n²। चलिए जानते हैं कि सब शेल्स क्या होते हैं। सब शेल्स जिन्हें सब एनर्जी लेवल या सब ऑर्बिट्स भी कहा जाता है, बाय डेफिनेशन अ सब शेल इज अ सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। हमारे पास शेल्स जो कि के, एल, एम एंड एन एंड सो ऑन है, इन्हें फर्दर सब डिवाइड किया जाता है सब शेल्स में और इन सब शेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एस, पी, डी एंड एफ से। एस फ्रॉम शार्प, पी फ्रॉम प्रिंसिपल, डी फ्रॉम डिफ्यूज एंड एफ फ्रॉम फंडामेंटल। अब यहाँ पर एस जो हमारे पास सब शेल होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। एस जो है सब शेल ये हमारे पास होता है डम्बल शेप का और यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो है 6। डी जो है हमारे पास सब शेल, डी सब शेल जो होता है ये हमारे पास डबल डम्बल शेप होता है या सॉसेज लाइक होता है और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं। और हमारे पास जो एफ सब शेल होता है, एफ सब शेल का एक कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं होता है और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं।
स्क्रीन पर आप शेल्स एंड सब शेल्स को देख सकते हैं। याद रखें कि जो हमारे पास शेल का नंबर होगा उतने ही उसमें सब शेल भी मौजूद होंगे। जैसे कि अगर फर्स्ट शेल की बात की जाए, क्योंकि ये फर्स्ट शेल होता है यानी के शेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सब शेल भी इसमें सिर्फ वन ही है, दैट इज एस सब शेल। अगर बात की जाए सेकंड शेल यानी एस शेल की, क्योंकि ये सेकंड नंबर का होता है, यही वजह है कि इसमें मौजूद नंबर ऑफ सब शेल्स भी 2 ही हैं, दैट इज 2s एंड 2p। थर्ड शेल यानी एम शेल की बात की जाए तो एम शेल में, क्योंकि ये थर्ड नंबर का होता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फर्दर सब डिवाइड हो रहा है 3 सब शेल्स में, यानी जितना जो नंबर होगा शेल का उतने ही उसमें मौजूद सब शेल भी होंगे। What are orbitals? By definition, it is a three-dimensional probability space around the nucleus of an atom where the possibility of finding the electron cloud is maximum. यानी ऑर्बिटल्स वो हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, मींस अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस होते हैं, और जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं उसे ऑर्बिटल कहा जाता है। अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल की, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होता है शेप में, और ये जो होता है इसकी सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज एस ऑर्बिटल। p सबशेल फर्दर सब डिवाइड होता है 3 ऑर्बिटल्स में, दैट आर px, py एंड pc। ठीक है, ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं, px अलोंग x एक्सिस, py अलोंग y एक्सिस एंड pz अलोंग z एक्सिस होता है। यही वजह है कि ये हमारे पास 3 डिफरेंट डायरेक्शन शो करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर बात की जाए d सबशेल की, तो इसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट आर dxy, dyz, dz, gx, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहाँ पर ये d जो ऑर्बिटल्स होते हैं 5 डिफरेंट